नमस्कार, स्वागत है आपका आयोन भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। बिहार की राजनीति में तरह तरह के मुद्दे अब गरमाते नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला तेजस्वी यादव से जुड़ा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट पोस्ट करके नीतीश सरकार से सवाल पूछा है और उसके बाद आरक्षण और जातियों को लेकर के अब बिहार की राजनीति में कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। राजकुमार जी, मेरा पहला सवाल, चर्चा की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि पोस्ट कर दिया है नीतीश सरकार से, नीतीश बतौर मुख्यमंत्री भी उनसे ये सवाल पूछ लिया गया है कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं आरक्षण को लेकर के। जब वो विपक्ष में थे और फिर उन्होंने प्रयास किए तो तेजस्वी यादव ने, और ख़ुद जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने उस विधेयक को पारित भी कराया। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, लेकिन तमिलनाडु में ये अभी भी उसी तर्ज पर जारी था। नीतीश जो है जवाब इस पर नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ कारण नजर आता है? क्या अधिकारी नीतीश तक ये बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या जानबूझकर नीतीश कुमार, चूंकि चुनाव का माहौल है तो ऐसे में वो समय की जो नज़ाकत है उसको देखते हुए भी खामोश हैं? देखिए, ये तमाम चीज़ें जो आरक्षण है, जब से मंडल कमीशन आया उसके बाद से आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेके तमाम राजनीतिक पार्टियां न सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकती हैं, बल्कि इसी मुद्दे ने सरकार बनवाई है कई बार, और आज भी ये बहुत कारगर है। और बिहार जैसा प्रदेश जहाँ पे मतलब जातियों का तो जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है कि तमाम मुद्दे पीछे रह जाते हैं और जातियाँ आगे रह जाती हैं। यही तेजस्वी यादव के पिताजी जो आरजेडी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिस वक्त वो रेल मंत्री थे केंद्र में यूपीए सरकार में, तब उन्होंने कहा था बड़े एकदम संसद भवन में बाकायदा बड़ा जोर शोर से कहा था कि विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीते जाते। तो ये एक तरह से सीधा इशारा था कि भाई चाहे आप जो कुछ भी कर लें, राजनीतिक पार्टियां चाहे जो कुछ भी कर लें, लेकिन अल्टीमेटली उनको चुनाव जीतना हारना है जातीय मुद्दे पर, खासकर अगर आप बिहार की बात करें तो इस बार अब देखने को मिल रहा है कि बिहार में आरक्षण घूम फिर के आरक्षण पर आके सुई अटक गई है चुनाव की। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि अब ये आरक्षण, ओबीसी दलित पिछड़ों का आरक्षण, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है बिहार चुनाव में। इन्होंने दरअसल जो ये पोस्ट किया है, इसका आरक्षण से वैसे वास्तव में कोई लेना देना नहीं है। सबको पता है कि हमारे यहाँ जब तक कानून संविधान में संशोधन नहीं होगा 50% से ज़्यादा आरक्षण हो नहीं सकता। तो ये जितना 65% आरक्षण की बात करते हैं, 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात करते हैं, तो ये तमाम हथकंडे हैं ये अपने पाले में तमाम जो दलित है, पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, उसको करने की। और ये सभी पार्टियां कर रही हैं और यही मेन रणनीति बन गई है, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, वीआईपी हो, रामविलास पासवान एलजेपी हो, चिराग पासवान की। तो ये सभी पार्टियां अब सिर्फ जाति और खास करके ओबीसी दलित और पिछड़े वर्ग के वोटों पर राजनीति कर रही है। वजह साफ है, 63% से ज़्यादा ओबीसी और अति पिछड़ी जातियां हैं, और यही सबको दिख रहा है कि ये 63% वोट में से मैक्सिमम जो ले जाएगा वो सरकार बनाएगा, और इसी कोशिश में तेजस्वी यादव का ये पोस्ट भी है। राजकुमार जी, आपने अपने जवाब में इसका जिक्र भी किया कि 9वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर के आप कह रहे थे कि जिक्र किया गया था। हालांकि तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके इस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो दल है जो एनडीए के साथ में है, नीतीश का ही वो इशारा कर रहे हैं कि वो विफल रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ एक ज़ुबानी जंग है कि हक, दलितों के हक की, अति पिछड़ों के हक की जब बात की जाती है तो सिर्फ ज़ुबान का सहारा लिया जाता है, धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा? देखिए, ये दरअसल मुद्दा ये है कि अभी ही क्यों बात हो रही है, टाइमिंग को लेकर सवाल है। 4.5 साल तक आपने बात नहीं की। जब 4 महीना आपका चुनाव बचा है तब आपको बात करना होता है। तो विधानसभा में आप नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा में तो इस मुद्दे को लेकर आपने कभी सवाल पूछा नहीं। और रह गई बात नीतीश कुमार की, तो उनको भी पता है और पूछने वालों को भी पता है कि ये संभव नहीं है। 65% आरक्षण की बात जो ये लोग कह रहे हैं ये संभव नहीं है, पूछने वाले को भी पता है और जिससे पूछा जा रहा है उसको भी पता है।
तो ऐसे में नीतीश कुमार का चुप रह जाना ही इस मुद्दे पे, अब राजनीति की नजाकत तो उनके हिसाब से यही कहती है, मुफीद है कि वो चुप रह जाएं, खामोश रह जाएं। अब चूंकि क्या है कि इसी मुद्दे पे एक इससे पहले जस्ट उन्हीं के गठबंधन के घटक दल में हैं मुकेश सहनी, अभी उन्होंने कहा है कि मैं जो हालांकि एनडीए में हुआ करते थे, एनडीए से अलग हो गए हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम मोदी के लिए जान दे सकते हैं बशर्ते कि मछुआरा समाज के लिए आरक्षण दे दें। तो इस तरह से तो हर जातियां आ जाएंगी कि भाई सबको आरक्षण चाहिए, और आरक्षण में आपको मिलने वाला क्या है? 13.5 करोड़ की आबादी है, सरकारी तमाम पदों को बिहार में आप जोड़ लीजिए तो बमुश्किल कुल मिला के 5.5 लाख। तो आप इसमें से किस जाति के कितने % लोगों को मिलेगी नौकरी? तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की ही तो बात हो रही है, लेकिन पद कहाँ हैं? और जो है वो भरे भी नहीं जा रहे हैं। और भरे इसलिए नहीं जा रहे हैं कि भाई ये एक तरह से खजाना खाली है सरकार का। तो कई तरह की चीजें हैं, लेकिन ये आरक्षण का अब घूम फिर के ये आ गया है कि बिहार का चुनाव अब जाति और आरक्षण के ऊपर घूम फिर के लौटेगा। तमाम राजनीतिक दल इसी को एजेंडा बना रहे हैं। जिस तरह से चिराग पासवान का फेस एनडीए में बहुत जोर शोर से आगे बढ़ रहा है, वो एक तरफ कह रहे हैं कि मैं 243 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एनडीए को 243 सीटों पे जिताना है। तो ये उसी दलित राजनीति का हिस्सा है जिसको चेहरा बना करके चिराग पासवान को आगे किया जा रहा है। युवा हैं और एनडीए के घटक दल के हैं। दूसरी तरफ यही काम मुकेश सहनी कर रहे हैं, वो अपना चेहरा आगे करके मछुआरा समाज और अति पिछड़ी जातियों को लेकर फील्डिंग कर रहे हैं, या यूं कहा जाए कि चुनावी अपना माहौल बना रहे हैं। तो ये कुल मिला के यही है कि अब जातीय आरक्षण, जातीय चर्चा होगी। ये सिर्फ 63% जो वोट है उसको लुभाने के लिए, 63% जो वोट है उसको लुभाने के लिए बातचीत की जा रही है। इसमें मैं दर्शक वर्ग के परिदृश्य से भी समझना चाहूँगा कि जो पार्टियां तमाम, चाहे आप आरजेडी का जिक्र कर लें, जेडीयू का जिक्र कर लें, वीआईपी का आप जिस तरह से जिक्र कर रहे थे, ये जो पार्टियां हैं तमाम ये इशारा करती हैं कि पलायन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन दर्शक की नज़र से जो वोटर है उसके हिसाब से क्या कुछ मुद्दे वहाँ पर जो हैं प्राथमिक तौर पर देखे जा रहे हैं? पार्टियां तो अपने अपने दावे कर रही हैं, अपने अपने तरीके से चुनावी कार्ड्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और लिहाजा इसी क्रम में ये सब आरक्षण की बातें हो रही हैं। दर्शक की जो सबसे बड़ी पीड़ा है वो क्या है बिहार के अंदर? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है बिहार की सबसे बड़ी जो समस्या है वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का ना होना। और ये अगर नीतीश सरकार के दौरान ये पिछले 20 साल की बात करें तो इन 20 वर्षों में पलायन, जिस मुद्दे को लेके नीतीश कुमार 2005 में कुर्सी संभाली थी, उन्होंने लालू यादव को पटखनी दी थी, तो उस वक्त भी उन्होंने जंगल राज के साथ पलायन को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन जो स्थिति पलायन की 2005 में थी वो 2025 में भी है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये सिर्फ नारे देने से या इस तरह से शोर मचाने से नहीं होगा, इसके लिए कोई काम करना होगा, और एक दिन के काम करने से नहीं होगा, इसको लंबे वक्त तक करना पड़ेगा। अब एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। बिहार में बहुत बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश है बिहार। इसके बावजूद बिहार में एक भी मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। उद्योग धंधे जो बहुत पुराने 80 के दशक तक बंद होने शुरू हो गए थे और 90 के दशक तक तो ख़त्म ही हो गए, जो भी यूरिया, खाद, जूट या फिर जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट के जो अपार संभावनाएं जो थी 2000 से पहले बिहार में, जब झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तो उस वक्त भी झारखंड वाले हिस्से में कुछ काम हुआ नहीं। तो समस्या ये है कि बिहार में नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि हमारे यहाँ फुल एग्रीकल्चर की भूमि है, 100% कृषि की भूमि है। जो इंडस्ट्रियल लिहाज से उपजाऊ ज़मीन थी झारखंड, वो बिहार से अलग हो गया। हालांकि ऐसा कहें कि भाई झारखंड ने भी अविश्वसनीय तरक्की कर ली, तो वो भी नहीं हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो दौर नहीं हुआ वहाँ, चूँकि माइनिंग है, नेचुरल रिसोर्सेज अपार हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ जो संसाधन हैं वो उस प्रदेश को अमीर बना सकते हैं, लेकिन अभी भी पिछड़ा है क्योंकि वहाँ भी उस स्तर का काम नहीं हुआ है। और बिहार के जहाँ तक बात करें तो एक लाइन ये बोल के छुटकारा पा लेना कि हमारे यहाँ कृषि की भूमि है, तो आपको देखना होगा कि अमेरिका की कृषि
विकास दर जो है वो दुनिया में दशकों तक सबसे आगे रही है। और वहाँ की कृषि, वहाँ का बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल है, हब है। तो आप बिहार में ऐसा भी नहीं कर पाए कि कृषि अगर आपके यहाँ है तो आप उसको इस तरह उद्योग धंधे के तौर पे डेवलप करें, किसानों को लाभ हो। बहुत सारी इसमें भी संभावनाएं हैं, तो कृषि में भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बिहार में आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, बस उसके लिए आपको नए सिरे से बड़े पैमाने पे काम करने की ज़रूरत होगी, जो कि उसके लिए मतलब आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। सोच से लेके काम करने के तरीके तक में सब कुछ बदलाव करना पड़ेगा, तभी जाके ये सब चीज़ें संभव हैं। लेकिन अभी तो इस वक्त चुनाव है, तो बात सिर्फ चुनाव की होगी और जो नेता बोलेंगे वो चुनावी बातें बोलेंगे। अब इसके बाद क्या होता है ये देखते हैं। यकीनन जिस तरीके से राजकुमार जी आपने जिक्र किया कि बिहार की सबसे बड़ी समस्याओं में एक समस्या इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है, और मुद्दे बहुत से हैं, सवाल बहुत से हैं, लेकिन बिहार का जो दर्द है वही यही कि पलायन को कैसे थामा जाए, ताकि बिहार के लोग बिहार के अंदर अपनी ज़मीन, जिसको वो घर भी कहते हैं अपना, वहाँ पर काम धंधा कर सकें, अपने परिवार का पेट पाल सकें। और इन तमाम सवालों पर बिहार के तमाम नेताओं को, तमाम पार्टियों से जो नेता आते हैं उनको जवाब देना ही होगा, वरना इस बार के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें जनता तैयार बैठी है कि वो किस पार्टी के नाम की स्याही इस बार अपनी तर्जनी उंगली पर लगाएगी। चर्चा में आज फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत बिहार झारखंड। नमस्कार।